साथियों, हाल ही में एक ऐतिहासिक पल साथ में गुजरा जिसके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई क्योंकि भारत में पेगासस का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। क्या था मामला, आइए मैं अब आपको बताता हूं। हुआ क्या साथियों, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में साथियों जो संबंध हैं उनके 30 साल हाल ही में पूरे हुए। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हुए, जिसके अवसर पर इजराइल के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। क्या है भारत और इजराइल की दोस्ती की कहानी, जिसको कि हाल ही में पेगासस मुद्दे के कारण ज्यादा जगह नहीं मिल पाई। मैं आपको पूरे भारत और इजराइल के 30 साल के इतिहास को सुनाऊंगा और साथ में बताऊंगा किस प्रकार से इजराइल भारत के लिए महत्व रखता है। तमाम सरकारें आई, उन्होंने किस प्रकार से भारत और इजराइल के संबंधों को मेंटेन रखा। क्या कारण था कि भारत ने इजराइल का साथ दिया, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जबकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा। भारत जिस प्रकार से फिलिस्तीन के केस में हमेशा कहता रहा कि हम इजराइल फिलिस्तीन दोनों पर टू नेशन थ्योरी अपनाते हैं, फिर भी भारत ने इजराइल के साथ दोस्ती क्यों निभाई। आज के सेशन में आप ये सारी बातें समझेंगे। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई, जिसमें जो न्यूज आप देख रहे हैं यहां पर नफ्ताली बेनेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो 30 जनवरी को न्यूज में लिखते हैं गहरी दोस्ती। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए और बेनेट के लिए कहा गया कि इजराइल और भारत एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं और वो इस चीज के लिए अपने 30 साल की डिप्लोमेटिक दोस्ती को मायने रखते हैं। यहां पर बकायदा इजराइल का एक काफी फेमस फोर्ट है जिसका नाम है मसादा फोर्ट, उस पर प्रॉपर तरीके से इस सेलिब्रेशन को मनाया गया। वो तस्वीरें भी मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। साथियों, आपके सामने कुछ तथ्यात्मक जानकारी शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो इन्हें लिखते चलें। आइए मैं आपको बताता चलता हूं। साथियों, भारत और इजराइल के बीच में संबंधों की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले सितंबर 17, 1950 को भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। समझने वाली बात होगी क्योंकि इजराइल पहले कभी देश हुआ ही नहीं करता था, असल में देश फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन यहूदियों का जब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तरीके से यातनाएं प्रताड़ना देना शुरू हुआ, हिटलर जैसे लोगों ने यहूदियों के साथ में ज्यादतियां की, प्रताड़ना की, गैस चैम्बर जैसी घटनाएं हुई, तो इजरायली जो लोग हैं, जो वास्तविकता में यहूदी हैं, वो दुनिया भर में यूरोप से देशों से निकल करके फिलिस्तीन आना शुरू हुए, यरूशलेम की तरफ आना शुरू हुए, जहां से उनका ओरिजिन माना जाता है, वो वहां आना शुरू हुए और उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ में रहते हुए अपनी एक अलग एंटिटी बनाना शुरू किया, एक देश के रूप में अपने आप को नामित किया और उस देश को भारत ने सबसे पहले मान्यता, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से क्या प्रयास किए गए, तो सितंबर 17, 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और कहा कि इजराइल भी एक देश है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब देश के बाद की बात आती है तो 1950 के बाद 1992 तक, यानी कि 40-42 साल तक भारत और इजराइल के बीच में कोई भी एम्बेसी का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि राजनयिकों का आदान प्रदान नहीं हुआ, एम्बेसडर्स नहीं बिठाए गए। बकायदा हम लोगों ने अपने अपने देशों को एक तरफ से हाय हेलो करते रहे, लेकिन कभी भी राजदूतों का या फिर दूतावासों का निर्माण नहीं हुआ। साथियों, 29 जनवरी 1992 को सबसे पहली बार भारत और इजराइल के बीच में फुल फ्लैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत होती है और आप देख सकते हैं कि 29 जनवरी 1992 को हुई यह शुरुआत अभी 2022 में जाकर अपने 30 साल पूरे कर चुकी है और 30 साल के अवसर पर आप डिप्लोमेटिक टाइज को होता हुआ देख रहे हैं। यहां पर इस पूरे 30 साल के अवसर पर यह जो बनाया गया है, हाँ, इसको आप देखें साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल और इनके बीच में 30th ईयर को मार्क करने के लिए ये जो आप स्टार देख रहे हैं, असल में ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है। इसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं और स्टार ऑफ डेविड के साथ में अशोक चक्र दिखाया गया है, जिन्हें आप तस्वीरों में मेरे साथ में देख रहे हैं, जो कि इजराइल और इंडिया की दोस्ती के 30 साल पूरे होने को दर्शाता है। साथियों, इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में है, जिनका नाम है नायोर गिलोन, उन्होंने सैटरडे को एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उनके वहां का जो सबसे प्रमुख फोर्ट है, जैसे अपने यहां पर रेड फोर्ट है, ऐसे वहां पर मसादा फोर्ट है, वहां पर किस प्रकार से लाइट जला करके प्रॉपर तरीके से भारत और इजराइल की दोस्ती को सेलिब्रेट किया गया। मसादा फोर्ट पर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मसादा फोर्ट जो है वो जूस जो लोग हैं या फिर यहूदी जो लोग हैं उनके हीरोइज्म को दर्शाने वाला फोर्ट है। आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसको कि नायोर गैलोन ने देखा। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, इस वीडियो को देखें आप, किस प्रकार से इन्होंने मसादा फोर्ट पर, आप देखें पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये
मसादा फोर्ट है और इस मसादा फोर्ट पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने लेजर लाइट्स के माध्यम से इजराइल और भारत के दोनों के झंडे साथ में लेते हुए इन्हें एक दूसरे के साथ में दिखाने का प्रयास किया और बताया कि भारत और इजराइल की दोस्ती के 30 साल पूरे हो चुके हैं। इसको दर्शाने का कार्य यहां पर किया गया। ठीक है ना, तो यह क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर यह प्रदर्शन किस काम के लिए किया गया। इजराइल, जिसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी देता हूं, मेडिटेरेनियन जो समुद्र है उसके ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है इजराइल, जिसकी आबादी 7.8 मिलियन ही है। यानी भारत के मुकाबले अगर कहा जाए तो राजस्थान की आबादी वर्तमान में 7 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। 7 मिलियन नहीं, माफी चाहेंगे, इनसे 10 टाइम्स ज्यादा पहुंच चुकी है। इनके यहां 78 लाख पॉपुलेशन है, कुछ आंकड़ों में 90 लाख 95 लाख भी बताई जाती है। राजस्थान में इसकी 7 टाइम्स पॉपुलेशन है, इवन 10 टाइम्स पॉपुलेशन है। हम 7 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी सी जगह है। पॉपुलेशन के आधार पर यह दुनिया के अंदर 95वें नंबर पर आती है। 6 बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से यह चलता है। एशिया के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। साथियों, अगर बात करते हैं भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत कैसे हुई, तो इसका इतिहास मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आपको नफ्ताली बेनेट का ये बयान सुनना चाहिए, जो कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। एक बार के लिए आप नफ्ताली बेनेट का बयान सुनिए। Israel and India have a geri dosti, deep friendship. Today we honor 30 years of diplomatic relations between Israel and India. 30 years of a wonderful partnership, a deep cultural connection, and military and economic cooperation. I'd like to thank my dear friend Prime Minister Modi for his leadership and deep commitment to this strong and robust friendship. Our countries may be different in size, but we share much in common. A rich history, the inherent warmth of our peoples, and our cutting-edge innovation and technology. The ties between Israel and India are strong, and together they will only grow stronger. The opportunities are endless. Namaste. आपने जिस प्रकार से नफ्ताली बेनेट को भारत के सम्मान में बयान देते हुए सुना, यह निश्चित ही आपके बीच में मोटिवेशन का कारण बनेगा, भारत और इजराइल की दोस्ती को समझने का कारण बनेगा। साथियों, भारत के द्वारा भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा नमस्ते और सलाम जो है वो सब फ्रेंडशिप के लिए किया गया। इंडिया एंड इजराइल के अंदर भी यह पूरी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट की गई। आप यहां पर देख सकते हैं, ये तमाम चीजें भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए बनाई गई। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल यह बनता है कि सर एक बात बताइए, भारत को जब यह पता था, क्या पता था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, जिसको आपको जानना चाहिए कि जब भारत को पता था, देखिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, आप उससे थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे। आप इस मैप को पूरा ध्यान से देखें एक बार। ये रहा भारत, और भारत से आगे की तरफ जब आप निकलते हैं, एक मिनट रुकिए, आप देखिए भारत के पश्चिम में आप चलना शुरू होते हैं तो ये पूरा की पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है। ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि ये पूरे की पूरे वो देश हैं जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि हम मुस्लिमों की पॉपुलेशन रखते हैं और उन्हीं का नेतृत्व करना चाहते हैं। इनके किनारे पर बैठा हुआ इजराइल, अब भारत इसको 1992 में मान्यता दे देता है। अब लेकिन सर मान्यता के नाम पर क्या भारत को यह नहीं लगा कि फिलिस्तीन के समर्थन में अक्सर ये सारे देश खड़े रहे हैं? साथ ही मेरी कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में ये सारे के सारे देश खड़े रहे हैं। अब जब ये फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए देश रहे तो एक बड़ा सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है कि सर अगर भारत ने इजराइल को मान्यता दी तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि भारत ने इन देशों के साथ में दुश्मनी मोल ली। क्या कारण था कि भारत ने इजराइल को मान्यता देने का विचार तक किया? कारण देखिए, यहां पर समझने का प्रयास करिए। एक तरफ पाकिस्तान है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। ऐसी स्थिति में भी भारत, मुस्लिमों का विरोधी समझे जाने वाला इजराइल, उसे मान्यता देता है। इसके कारण को समझने के लिए आपको कुछ बातें ऐतिहासिक रूप से समझनी होंगी। आइए मैं अब आपको वो बातें समझाता हूं। पहली बात यह है, आपको जैसा कि मालूम हो, भारत और इजराइल की जो दोस्ती है ना, ये बढ़ने के पीछे कारण भी मुस्लिम देश ही हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए क्या हुआ कि दुनिया भर के जो देश हैं जिनमें मुस्लिम निवास करते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने, मतलब एक तरह से समझिए कि मिलकर के रहने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसका गठन किया गया 1969 के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो 1969 में बनकर के तैयार हुई, इस दौरान
उसके अंदर इस्लामिक कॉरपोरेशन के अंदर भारत को शामिल नहीं किया गया। देखिए, मूल रूप से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था मुस्लिमों के हितों की बात करने के लिए, लेकिन उसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? यह कहते हुए कि जो भारत है वो पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है। पाकिस्तान जो कि एक फाउंडिंग मेंबर था, इसने इंडिया को उसमें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में भारत को इस पूरे ग्रुप से खिन्नता हुई। नंबर दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरी जो बात थी वो था कश्मीर विषय। कश्मीर विषय पर ओआईसी के द्वारा कई बार बयान दिया गया, पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया गया। तो भारत को भी अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए था, जिसमें इजराइल ने हमारा साथ दिया। आप सोचकर देखिए, भारत की इजराइल से दोस्ती हुई है 29 जनवरी 1992 को, लेकिन विचार करिए कि इजराइल ने 1971 का जो युद्ध हुआ या इसके अलावा भारत के पाकिस्तान के साथ जब भी कन्फ्लिक्ट हुए, वो इजराइल भारत के साथ आके खड़ा रहा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। यानी इजराइल भारत के साथ में जब तक एक दूसरे के राजनयिक संबंध नहीं भी बने थे, तब भी इजराइल भारत के साथ एनी टाइम खड़ा रहा। नंबर तीसरा विषय समझिएगा। जितने भी युद्ध हुए वो हमने बता दिया। इसके साथ साथ अब क्या होता है, आप 1992 में ही क्यों, इसके पीछे का आंसर जान रहे हैं सारे के सारे। तो पहला ओआईसी आपने समझ लिया, कश्मीर का विषय आपने समझ लिया। नंबर तीसरा क्या था, 1991 तक दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध बोले तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाइयों में क्या हो रहा था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ अमेरिका था। यूएसएसआर 1991 में 15 देशों के अंदर टूट गया। यूएसएसआर 15 देशों में 1991 में टूटा। दुनिया को यह प्रूव हो गया कि पावरफुल अमेरिका है, ना कि यूएसएसआर। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को थोड़ा किनारे रखते हुए, देखिए ध्यान से समझिएगा, गुटनिरपेक्ष का अर्थ था कि कोल्ड वॉर के दौरान ना तो हम यूएसएसआर की तरफ से लड़ेंगे, ना हम किसकी तरफ से लड़ेंगे, अमेरिका की तरफ से। इसलिए इंडिया ने अपने आप को बीच में रखा, कभी किसी को मान्यता नहीं दी। 1992 में, क्योंकि इजराइल जो है ना वो अमेरिकी धड़े का देश है, ऐसी स्थिति में 1991 में जब यूएसएसआर समाप्त हो गया, अर्थात शीत युद्ध समाप्त हो गया, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तब जाकर के 1991 से अगले ही साल 1992 में भारत ने इसे परमिशन दी कि भाई हम आपके साथ में राजनयिक संबंध स्थापित करते हैं। एक प्रकार से इसको यह भी कहा जाता है कि भारत जो है वो अमेरिका के पक्ष में झुक गया। जबकि मेरा मानना यह है कि फिर गुटनिरपेक्ष बने रहने का अर्थ ही नहीं बचा, जब गुट ही नहीं है कहीं, क्योंकि अमेरिका ही अमेरिका बचा है, यूएसएसआर समाप्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में गुट का कोई मतलब नहीं बचता है। इसके साथ साथ तो हमने ये सारा काम किया। और क्या था साथियों, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है तो साथियों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मसले पर हमेशा जब भी परमानेंट सीट की बात आती है तो इजराइल जो है वो भारत का समर्थन करता हुआ आया है। हर बार वो ये कहता हुआ आया है कि हम भारत का समर्थन करते हैं और वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट दिलाना चाहता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, इस पूरी दुनिया में देखिए, जब आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की जाती है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ही नहीं था जो यहूदियों से नफरत करता था। दुनिया भर में अधिकांश जगह देखिए, एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड यहूदियों के खिलाफ डे वन से था, तभी तो यरूशलेम जो था वो कभी यहूदियों के पास बचा नहीं। दूसरी तरफ जर्मन्स जो थे वो यहूदियों के खिलाफ थे। भारत वो देश था जो कि डे वन से जब से निर्मित हुआ है तब से यहूदियों के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा है, अर्थात जहां पर इजरायली लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करते हैं। आज भी आप इंडिया के विभिन्न शहरों में, जैसे राजस्थान के अंदर पुष्कर करके एक जगह है, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, गोवा चले जाइए, यहां पर आपको अधिकांश मात्रा में इजरायली लोग देखने को मिलते हैं और ये आराम से अपनी जिंदगी बिना चिंता के काटते हुए पाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इजरायलियों को जो सुरक्षा प्राप्त होती है भारत में, जिनके साथ कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होता। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर के द्वारा बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही थी यहूदियों पर और देश आजाद हुआ 1947 में, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा भी पर्सनली बहुत से यहूदी परिवारों को इंडिया आमंत्रित किया गया कि आप कहीं पर भी मत जाइए, आप हमारे देश में आइए जहां पर इतनी सारी कल्चर्स आपस में मिलकर रहती हैं, आप भी यहां आकर के निवास करिए। तो एक प्रकार से यहूदियों का यह पसंदीदा घर रहा है। इजरायली लोग भारत में लंबे समय से जुड़ करके रहे हैं, ठीक है ना।
उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएं। भारत के द्वारा भी आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया को सजाया गया, इजरायली के उसके ऊपर सजाया गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें टेक्निकल रूप से समझाने का प्रयास करता हूं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे ये तो आप आंसर के रूप में लिखें जो मैंने पॉइंट आपको बताए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के द्वारा पहली बार कोई भी बड़े व्यक्ति की यात्रा कब हुई। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, वर्ष 2015 में पहली बार वो इजराइल की यात्रा पर गए थे। इसके साथ साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वर्ष 2017 में भारत के प्रधानमंत्री जब बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति हुआ करते थे तब वो वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे इजराइल के, तब प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी वहां गए थे। वर्तमान में क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो ये वाली यात्रा थी 2017 वाली, इसी के ऊपर क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल में 2017 में जब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गए तो उन्होंने $2 बिलियन का रक्षा सौदा किया। उस रक्षा सौदे के अंदर भारत के द्वारा इजराइल की कई मिसाइल भी परचेज की गई, डिफेंस सिस्टम भी परचेज किए गए। लेकिन उसी के दौरान हाल ही में एक अखबार की खबर छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से अखबार है, उसकी खबर आई और उसने यह कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री की जो 2017 वाली यात्रा थी उस दौरान ना केवल मिसाइल परचेज करी अपितु इजराइल की जो सबसे बड़ी जासूसी कंपनी है जिसका नाम है NSO, उसके माध्यम से पेगासस भी परचेज किया। यानी भारत ने पेगासस परचेज का जो कारनामा है यह कब किया? 2017 के अंदर किया, जब मोदी जी $2 बिलियन की डील करने वहां गए थे। अब ये पेगासस क्या है, इसके बारे में मेरे द्वारा कई बार चीजें समझाई गई हैं, कई बार चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ये सारी चीजें भारत में बहुत ज्यादा, मैंने आपको कई बार वीडियोस के माध्यम से ये सारी बातें समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ जाएं, ठीक है। पेगासस के विषय पर मैंने कई वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए अपने तमाम साथियों के साथ में और पढ़ते रहिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। इसके साथ साथ साथियों, बात की जाए भारत और इजराइल के डिफेंस संबंधों की, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत इजराइल से कई डिफेंस इंस्ट्रूमेंट जैसे फाल्कन अवॉक है ना, ये सब चीजें इजराइल से हम परचेज करते रहे हैं। हेरॉन है, सर्चर सेकंड है, हेरोप ड्रोन है, बराक एंटी मिसाइल है, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, ये हम इनके साथ परचेज करते रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल का बहुत बड़ा नाम है। कारण क्या है साथियों, इजराइल की जो लैंड है ना वो पानी वाली लैंड नहीं है, यानी कि एक प्रकार से ये मत समझिए कि वहां पानी खूब होगा या फिर बहुत अच्छी से कल्टीवेबल लैंड होगी, एकदम डेजर्ट जैसी जमीन है। लेकिन उसके बावजूद वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन, जिसके पौधे की जड़ में ड्रिप लगाई जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्रिप इरिगेशन सीखने के लिए बहुत बार भारतीय नेता तक इजराइल की यात्रा पर गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारें, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी डेजर्ट की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कि डेजर्ट में कृषि कैसे की जाए, इसे सीखने के लिए बहुत बार इजराइल की यात्रा की गई है। यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल का बहुत बड़ा रोल हमारे लिए रहा है। आप इस तथ्यात्मक जानकारी को जान लें। इसी प्रकार से इजराइल और इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड I4F का भी निर्माण कर चुके हैं। भारत और इनके बीच में कई सारे टेक्नोलॉजी काम है। और अगर व्यापार की हम बात करते हैं तो साथियों, व्यापार के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप ये जानकर के आश्चर्य करेंगे कि भारत जब इजराइल से व्यापार करता है तो वो व्यापारिक फायदे में रहता है, नुकसान में नहीं रहता। यानी कि हमारे साथ में जो ट्रेड है वो फायदे का है, यानी कि हम ट्रेड में व्यापारिक रूप से फायदा ही कमाते हैं, नुकसान नहीं कमाते हैं। क्लियर है? आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि भारत अपने व्यापार में इजराइल को बेचता क्या है। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि भारत के द्वारा इजराइल को डायमंड निर्यात किए जाते हैं। वहां से हम क्या परचेज करते हैं? वहां से हम परचेज करते हैं वेपन्स। वेपन्स के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो भारत इंडिया जो है वो जो सेकंड लार्जेस्ट वेपन परचेज करता है रशिया के बाद में, वो इजराइल से करता रहा है। बीच बीच में अमेरिका का नाम भी आता रहा है, लेकिन लंबे समय से भारत इजराइल से सेकंड लार्जेस्ट वेपन परचेज करता रहा है। वहीं इजराइल जो है वो भारत से डायमंड परचेज करता रहा है, ठीक है ना। तो लगभग 50% डायमंड ये समझिए कि आपके इजराइल ही जाते हैं। ये है सारी की सारी बातें। इसके द्वारा हाल ही में और कौन सा काम किया गया?
हाल ही में इजराइल के द्वारा, भारत के द्वारा जो शुरू किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसमें यूएस भी अब हमारा पार्टिसिपेंट हो चुका है, वो इसके द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि भारत और इजराइल की दोस्ती अपने आप में बहुत खास रखती है, मायने रखती है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों को ये सेशन के अंदर पढ़ाई है जानकारी कि क्या पेगासस केस में सरकार ने झूठ बोला, आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो बातें बताई गई वो मैंने आपके सामने सेशन के अंदर शेयर की हुई हैं। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ रही होगी, लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि आप सेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। सेशन को शेयर करते रहिए, मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ पूरी तरह से, मतलब एक तो यहाँ पर गजब की गर्मी है, गजब बढ़िया से मैंने यहाँ पर लाइट मेरे ऊपर जलाई हुई है, साथ में ये सारे काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा पंखा चला दो, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10:15 पर आपका एक टेस्ट है, राइज के नाम से टेस्ट सीरीज है, जिसमें भी आप यही रेफरल कोड लगाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रथम विनर को बिना किसी फीस दिए 1500 रुपये का प्राइज दिया जाएगा। हर फ्राइडे यह टेस्ट होगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी अथवा बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आज सब्सक्रिप्शन लेने पर उसे 6 महीने का, 12 महीने का और 3 महीने का अलग अलग ऑफर है। अगर 1 साल का आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त आपको ऑफर दिया जा रहा है। एसएससी और बैंक का कंबाइंड रूप से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप इसमें 2 साल का एसएससी बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 22% फ्लैट ऑफ चल रहा है कॉम्बो के ऊपर और 10% आपको अंकित 10 से मिल रहा है। 18 महीने का कोर्स आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। इस रविवार 6 फरवरी को सुबह 11 बजे यूपीएससी का कॉम्बैट होगा, जिसमें अगेन वर्थ ₹4 CR आपके बीच में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यदि आप चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके की मेंटरशिप दी जाती है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लोन के माध्यम से लेना तो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको मिनिमम पेपर वर्क के साथ में 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ में लोन दिया जा रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की जो कीमत रखी गई है वो आप लोगों के लिए मतलब अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमतें हैं वो 46,791 है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।